नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका कलाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप जानते हैं हम एसएससी सीपीओ की जो सीरीज है जो 2023 में जितने भी पेपर्स हुए थे उनके सॉल्यूशंस को कर रहे हैं। और 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख में टोटल 9 पेपर हुए थे। उन 9 पेपर में आज की कड़ी में हमारा सबसे लास्ट पेपर जो सीपीओ का हुआ था 5 अक्टूबर को। और 5 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट थर्ड में जो पेपर हुआ है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना था हमें और किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। कहता है इसका चतुर्थ अनुपात बताइए। आप जानते हैं फोर्थ प्रपोर्शन जो होता है तो उसके लिए हम दूसरे और तीसरे में पहले का भाग दे देते हैं। 22 से ये 3 बार कैंसिल होगा तो इसका फोर्थ प्रपोर्शन चतुर्थ अनुपात आ जाएगा 33, जो कि ऑप्शन सी में है। नंबर 2 ये कहता है 25% की छूट के साथ बेची जाती है एक वस्तु, लेकिन नगद भुगतान करते हैं तो 28% की अतिरिक्त छूट मिलती है। और रामेंद्र ने एक वस्तु को 10,800 में नगद खरीदा है, तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? भाई इसका जो भी एमआरपी था उस पर 25% की तो छूट मिल गई, इसका मतलब 1/4 की छूट मिल गई, तो दुकानदार ने 3/4 तो ऐसे ही मूल्य कर दिया इसका। आप चाहो तो 75% लिख सकते हो, मैंने सीधा भिन्न बना दी है। अब साथ में वो कह रहा है अगर हम नगद में पेमेंट करेंगे तो हमें 28% की और छूट मिलेगी। 28% की छूट मिलेगी, इसका मतलब अब हमें इसका और 72% देना पड़ेगा और हमने टोटल दिया है 10,800। चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आती है। 36 से ये 3 बार और 36 से ये आ गया है हमारे पास में 2 बार और 36 से ये आ गया हमारे पास में 3 बार और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है। अब भाई हमारे पास में जो एमआरपी की वैल्यू आती है वो 2 आ गया, 2 जीरो ये रही और 2 जीरो ये रही, आंसर रहेगा 20,000। 20,000 अगर हम देखते हैं तो हमें ऑप्शन बी में मिल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने एक वस्तु पर कीमत 15,000 रुपए एमआरपी लगा रखी है और इस पर वो 3 डिस्काउंट दे रहा है, 5 का, 10 का और 20 का। तो आपसे पूछ रहा है बताओ इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? भाई हम सीधा लिखेंगे 15,000 रुपए की चीज पर पहला डिस्काउंट मिला है 5% का और 5% की भिन्न होती है 1/20, तो ये प्रोडक्ट बिकेगा 19/20 का। इसके बाद एक और डिस्काउंट है 10% का, 10 की भिन्न होती है 1/10, तो ये बिकेगा 9/10 में। और तीसरी छूट के हिसाब से 20% की छूट होगी, मतलब 1/5 की, तो ये प्रोडक्ट बिकेगा 4/5 में। चेक कर लेते हैं क्या आएगा। देखिए 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गया, तो 10 की 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, तीनों जीरो हमने यहाँ से कैंसिल कर दी। यहाँ से आता है 15 × 4 60 और 19 × 9 171। मल्टीप्लाई करें तो जीरो आएगा, 6 कम 6 और 17 × 6 102। तो इसका प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो रहेगा 10,260, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है 40,960 से 3 साल में 21,970 हो गया। ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट फ्रॉम RS 4962 to 1970 इन 3 ईयर्स। तो ये कह रहा है बताओ हर साल कितने की कमी आई होगी, इसमें ओवरऑल मूल्य में कितने की कमी आती है। तो ओवरऑल वार्षिक कमी के बारे में हमसे मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करनी है हमें, तो यहां से हम बता देंगे भाई। देखिए आज की डेट में देखा जाए तो वॉशिंग मशीन है 40,960 का और 3 साल बाद ये रह जाता है 21,970 का। कौन सा वाला? जो वॉशिंग मशीन है 40,960 का। 3 साल का क्वेश्चन है तो हम कहेंगे इसका क्यूब रूट हो जाएगा। देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हो गया, वहां हर साल पैसा बढ़ता है, इसी तरीके से यहाँ अमाउंट जो है हर साल कम हो रहा है। और भाई अगर आप इसे देखेंगे तो ये क्यूब रूट है 13 का और इसका क्यूब रूट होगा 16, तो इसकी घनमूल वैल्यू लिख दी, इसकी घनमूल वैल्यू लिख दी। हम कहेंगे ये हर साल 16 की चीज 13 में बदल जाती है, तो हर साल कमी कितने की हुई? 3 की। कितने पर? 16 पर। अब 3/16 में आप जानते हैं बेटा 1/6 जो होता है वो होता है 6.25%।
तो 3/16 हो जाएगा 18.75%। तो हम कहेंगे हर साल जो कमी आई है वो आई है सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 18.75% की। ठीक है। नंबर 5, ए और बी समान रूप से कुशल हैं। इसका मतलब ए और बी की क्षमता समान है और कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से इसे 36 दिन में पूरा कर देता है। इसका मतलब हम कहेंगे एक कोई काम है जिसको कुल कार्य को हम मान लेते हैं 36, क्योंकि ए भी इसे 36 दिन में कर देता है और बी भी 36 दिन में कर देता है, तो टोटल काम हमने इनके हिसाब से मान लिया है 36। अब यहीं पर हम लिख लेते हैं कि ए की जो कैपेसिटी है और बी की जो कैपेसिटी है वो हर दिन की हो गई है एक। ए एक दिन में एक काम करता है, उसी तरीके से बी भी एक दिन में एक ही काम करता है, दोनों समान काम करते हैं और व्यक्तिगत रूप से काम को 36 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक दिन के हिसाब से 36 दिन में 36 काम को कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, ए और बी ने इस काम पर एक साथ काम स्टार्ट किया, बट ए ने हर 5 दिन के बाद में एक दिन की छुट्टी ली, जबकि बी ने हर 7 दिन के बाद में एक दिन की छुट्टी ली। तो इसमें कंडीशन देख लेते हैं। देखिए भाई, ए जो है 6 तारीख को छुट्टी लेगा, उसके बाद 12 तारीख को छुट्टी लेगा, 18 तारीख को छुट्टी लेगा, और बी जो है हर 7 दिन के बाद में छुट्टी लेगा। तो इसका मतलब ये 8 तारीख को पहली छुट्टी लेगा, उसके बाद में लीव पर जाएगा ये 16 तारीख को। इसी तरीके से होगा। वो कह रहा है काम जो है 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ है, तो बताओ किस तारीख को काम पूरा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 18 तारीख तक ए ने 3 बार छुट्टी ले ली और बी ने 2 बार छुट्टी ले ली, तो हम कहेंगे 18 जुलाई 18 जुलाई तक अगर ये छुट्टी नहीं लेते तो ये 18 जुलाई तक सब काम करते, और ए काम करता हर दिन एक और बी भी काम करता एक, तो एक दिन में काम होता 2, तो 18 दिनों में काम हो जाता 18 इंटू 2 36। लेकिन अभी 36 नहीं होगा, क्योंकि 18 तारीख तक 3 छुट्टी तो लग जाएंगी ए की और 2 छुट्टी लग जाएंगी बी की। इसका मतलब 5 यूनिट काम कम होगा, क्योंकि हर दिन का एक काम है, तो 5 दिन का 5 काम कम हो गया। इसका मतलब काम हुआ होगा अभी तक कितना, 31 यूनिट, और हमें काम कितना करवाना है 36। 19 तारीख को होगा क्या, अब इसकी छुट्टी देखो कब आएगी 24 को, और इसकी छुट्टी 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 8 दूनी 16 8 3 24, लेकिन 24 तो लगेगा ही नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा। अब 19 तारीख को होगा क्या, दोनों 2 यूनिट काम करेंगे, अभी भी 33 हुआ है। 20 तारीख को दोनों 2 यूनिट काम करेंगे, तो यहाँ 19 तारीख हो गई, 19 जुलाई हो गई। इसी तरीके से यहाँ 20 जुलाई हो गई, और 20 जुलाई तक अभी हमारा काम हुआ है 35। अब जो काम बचेगा हमारे पास में 1 यूनिट काम बचेगा, वो काम होगा हमारा 21 जुलाई को। तो हम कहेंगे इस तरीके से हमारा काम 21 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा, और 21 जुलाई हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। नंबर 6 पर आते हैं। ये कहता है धातु की एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या 3 है, और यदि धातु की गेंद को पिघलाकर धातु की गोलाकार गेंद की आधी त्रिज्या की बराबर त्रिज्या वाली x संख्या के गोलार्धों में इसे ढाल दिया जाए, तो ये कहता है बताओ x का मान क्या होगा। भाई यहां से जो हमारे पास आयतन आएगा या मेटल आएगी, उसी से तो आधे गोले वाले गोलाकार गेंदें बनेंगी। तो हम कहेंगे इधर का आयतन बराबर इसके आयतन के होगा, और आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान दे रखा है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बराबर होगा। अब यहां से एक गोले का आयतन अगर मैं लिखता हूं तो ये होगा 2/3 इंटू पाई आर, और आर जो है इसकी तुलना में आधा है, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, और ये है एक आधे गोले का आयतन, और ऐसे x अर्धगोले बनेंगे इसमें से। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। भाई देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया है हमारे पास में, ये तीनों आपको कैंसिल होते हुए नजर आ जाएंगे। 2 से 1 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ 4 बचा है, और इधर से 4 और आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, तो x का मान जो रहेगा वो 16 आएगा। तो हम कह देंगे ऑप्शन बी इस कंडीशन में सही हो जाएगा। नंबर 7, 6 सेमी व्यास वाले गोलाकार आकार के कुछ बर्फ के टुकड़े हैं,
तो ये 6 सेमी व्यास वाले गोलाकार आकार के जो बर्फ के टुकड़े हैं एक बेलनाकार कंटेनर में गिराए गए, जिसमें कुछ रस है और ये पूरी तरह से डूब जाते हैं। और कंटेनर का व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 18 सेंटीमीटर है और ये जो जूस है उसका स्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो ये पूछता है बताओ कंटेनर में कितने बर्फ के टुकड़े गिराए गए। भाई कंटेनर में जितनी बर्फ डालोगे उसका आयतन उतना ही बढ़ेगा। तो हम कहते हैं ये जो बेलनाकार व्यास है इसका आयतन कितना बढ़ा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान, व्यास 18 है तो त्रिज्या हो गई है 9 इंटू 9 और कितना सेंटीमीटर बढ़ गया, 40 सेंटीमीटर। ये बढ़ने की वजह क्या है, इसमें हमने 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलाकार आकार के कुछ बर्फ के टुकड़े डाले हैं और एक गोले का आयतन होता है, तो ऐसे x टुकड़े डाले हैं और एक गोले का आयतन है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। जब व्यास है 6 तो त्रिज्या हो गई है 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, बेलन के आयतन में हुई वृद्धि बराबर कुछ टुकड़े डाले गए हैं गोलाकार बर्फ के बराबर आयतन के कर दिया है। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू 3 9, तो एक 9 भी कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास में 10, तो x का मान यहाँ से आ जाता है 9 इंटू 10 90। तो हम कहेंगे ऐसे 90 गोलाकार बर्फ के टुकड़े इसमें डाले गए हैं, इस वजह से इसके आयतन में इतनी वृद्धि हुई थी। नंबर 8 कहता है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई जो है, मतलब स्लांट हाइट जो है वो है 29 और ऊंचाई जो है वो है 20, तो कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कोण है और इसकी स्लांट हाइट 29 दे रखी है आपको और ये हाइट आपको 20 दे रखी है, तो हम कहेंगे ये ट्रिपलेट बनेगा, इसकी रेडियस हो जाएगी 21, या फिर याद अगर नहीं है तो 29 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर कम कर दो, बराबर इसकी रेडियस के स्क्वायर के आ जाएगा। कहता है इसकी ऊंचाई दे रखी है और कुल सतह का क्षेत्रफल और आयतन के परिमाण जो है उसके बीच का, परिमाण कहो या परिमाप कहो एक ही बात है, के बीच का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं यहाँ पर कुल सतह का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और उसका वॉल्यूम से अनुपात बताना है। अब भाई शंकु का जो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर, आर प्लस एल। तो यहां पर मैं लिखूंगा पाई आर, आर का मान कितना है 21 है, और आर प्लस एल 21 प्लस एल, स्लांट हाइट ये हो जाएगी 29। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान 21 है तो 21 इंटू 21 और h का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 20। पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, एक 21 से एक 21 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 7 बार कैंसिल हो गया, यहाँ पर यहाँ देखिए ये 50 हो जाता है, तो इधर तो आता है 50 और यहाँ पर आता है हमारे पास में 7 इंटू 20, एक 0 और कैंसिल हो जाएगी। फाइनल हमारे पास में जो अनुपात बचेगा वो बचेगा 5:14 और 5:14 हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल जाता है। नंबर 9 क्या कहता है, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एबीसी में सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक। तो एक हमने ट्राइंगल बना दिया और ये ट्राइंगल के हिसाब से क्या कह रहा है, ट्राइंगल में ये क्या कह रहा है, एक भुजा है 8 की 9 की। आप ट्राइंगल के शेप पर ना जाना, इस तरीके से मैंने लिख दिया है, या फिर हम एग्जैक्टली इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। चलिए मैं ऐसे बना लेता हूं, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है और एक हो गया है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला सबसे बड़ा कौन होगा, ए बी सी। अब एक को मैंने 8 मान लिया है, एक को 9 मान लिया है, तो ये सबसे बड़ी भुजा हो गई 12 और इसके सबसे बड़ा कोण हो गया। तो ये कहता है सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक, इसका जो कोण समद्विभाजक है वो यहां से होगा एंगल बाइसेक्टर। और आप जानते हैं कोण समद्विभाजक जो है इस भुजा को बाकी की दो भुजाओं के अनुपात में बांटेगा। इसका पॉइंट का नाम मैंने बी डी ले लिया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, बी डी अपॉन डी सी
बराबर जो होगा वो होगा 8:9 के, लिखा जा सकता है। अब आपसे पूछ रहा है कि दो खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई बतानी है, पहले वाले खंड की लंबाई बतानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास यहां से यहां तक जो लेकर भुजा की लंबाई है वो 12 है, वो यहां से देखूं तो BD की लंबाई 8 आती है और DC की लंबाई जो आती है 9 आती है। तो मैं पूरी लंबाई जो 12 है उसको बांट दूंगा, 8 और 9 17, 17 का मान क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 1 का मान आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 17। और छोटी वाली भुजा, छोटा वाला खंड की लंबाई, तो ये कितनी है 8 है, तो गुना कर दिया मैंने 8 का, तो 12 इंटू 8 96 में 17 का भाग देते हैं, 17 इंटू 5 85, 11/17। तो हम कहेंगे छोटे वाले खंड की जो लंबाई होगी वो फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा प्लस सेक थीटा का मान बताना है। ठीक है भाई, पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, कोसेक थीटा को एज इट इज रहने दिया, या आप चाहें तो साइन थीटा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। देखिए यहां देखिए, इसे मैं लिखूंगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहां जब मैं कॉस क्यूब लिखूंगा तो कॉस से एक सेक कम हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। आएगा कि नहीं आएगा बोलिए? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो साइन क्यूब थीटा आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन ये जाएगा इधर साइन क्यूब थीटा और साइन से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अरे इधर जाकर साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा 1। इसका मतलब वो हमसे ये निकलवाना चाहता है कि बताओ कोसेक क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन में ये पूछा है देखा जाए तो फाइनली। अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए भाई आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लिख सकते हैं। तो यहां अगर मैं इसके हिसाब से लिखूं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह मैंने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये इधर चला जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ई का ई स्क्वायर। यहां से बताइए आपको अगर मैं पूछता हूं कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे 2 माइनस ई की पावर 2 का रूट, रूट मतलब वर्गमूल आ गया। अगर कोसेक थीटा की वैल्यू ये है और कोसेक क्यूब थीटा की वैल्यू पूछी है तो मैं इसका क्यूब करूंगा, तो यहां से आएगा कोसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2 और क्यूब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। ऐसा अगर हम देखते हैं 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2 ऑप्शन डी में हमें मिल जाता है। नंबर 11 भाई कॉट थीटा की वैल्यू पूछी है तो एक बार ऐसा कर लेते हैं, इसे लिखते हैं 2 साइन ए माइनस कॉस ए और इक्वल में अगर इसे लेकर जाते हैं तो यहां पर होता है हमारे पास में साइन ए प्लस कॉस ए, यही आएगा। ये कॉस ए इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा हमारे पास में। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि देखिए 2 साइन है और ये साइन ए है, तो इधर तो बच गया अपने पास में साइन ए, लेकिन बराबर में हो गया है हमारे पास में 2 कॉस ए। होगा कि नहीं होगा बोलिए? हमसे कॉट ए का मान पूछा है, अगर मैं इसे इधर लेकर चला जाता हूं तो कॉस डिवाइडेड बाई साइन, तो यहां पर आ जाएगा कॉट ए की वैल्यू आएगी हमारे पास में 1/2 और कॉट ए की वैल्यू 1/2 जो कि हमें ऑप्शन सी में दी हुई है। कहता है एबीसी एक काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। तो पहले लिख लिया हमने ए, बी और सी काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। भाई टोटल काम इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो 220 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा अपने पास में 11 इंटू 2 22 और 20 से हमारे पास यहाँ 11 आ जाएगा और 55 इंटू 4 यहाँ पर आ जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया और ये काम करने वालों की कैपेसिटी हो गई या क्षमता हो गई। कहता है पहले दिन बी के साथ काम करता है कौन? ए।
तो ए काम करेगा पहले दिन बी के साथ, ये आ गया पहला दिन। फिर ए दूसरे दिन सी के साथ काम करता है, अगले दिन ए और सी काम करेंगे और ये क्रम इसी तरह चलता रहता है। तो भाई देखा जाए तो पहले दिन ए और बी से काम होगा तो 20 और 11 31 यूनिट काम होगा, और दूसरे दिन ए करेगा सी के साथ तो 20 और 4 24 यूनिट काम होगा। यहां से देखें हम तो हम ऐसा कह सकते हैं 2 दिनों में जो काम हुआ है उसकी वैल्यू आ जाती है 30 और 20, ये 55 हो गया। अगर 55 यूनिट काम होने में 2 दिन का समय लग रहा है तो 55 को कितनी बार जोड़ा जाए कि हमारा ये काम पूरा 220 हो जाए, तो आप कहेंगे इसे 4 बार जोड़ेंगे, तो मतलब मैं 4 से गुना करूं तो 220, और इधर भी 4 से गुना करें तो कितने दिन का समय लगेगा, आप कहेंगे 8 दिन का समय लगेगा, और इस कंडीशन में ये काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेक्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ये एक टेबल दी हुई है, प्रति परिवार बच्चों की औसत संख्या पूछ रहा है। भाई औसत संख्या को हम कैसे निकालेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। 4 फैमिली ऐसी हैं जिसमें एक भी बच्चा नहीं है, तो ये तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। 22 फैमिली ऐसी हैं जिसमें एक बच्चा है, तो टोटल बच्चे हो गए 22, प्लस 15 फैमिलीज में एवरेज 2 बच्चे हैं, नंबर ऑफ बच्चे हैं, तो ये टोटल बच्चे हो गए 30, प्लस 6 फैमिलीज में 3 बच्चे हैं, 6 इंटू 3 18, और 2 फैमिली में 4 बच्चे हैं तो 2 इंटू 4 8। टोटल बच्चों की संख्या डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फैमिलीज। अब फैमिलीज के लिए एवरेज है तो इसमें भी जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है 4 6 11, 11 और 8 19, 19 का 9 आ गया है हमारे पास में, और 3 और 1 4। इसे अगर हम देखते हैं तो 22 और 8 30, 40, 40 और 30 70 और 8 78, टोटल हो गया है हमारे पास में 22 8 30 40 70 78, 78 डिवाइड होगा 49 में, तो 49 से ये एक बार तो जाएगा ही। अब हमारे पास में यहां बच जाएगा 29, तो 50 इंटू 6 30, 6 बार नहीं जाएगा, मतलब 5 बार जाएगा, तो 1.5 की सीरीज में, और 1.5 की सीरीज में हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते तो हम आगे चेक करते, तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 1.59, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, जहां आंसर आ जाए वहीं पर हम लिख सकते हैं, आंसर ये रहेगा। ये कहता है मुंबई की एक तेज लोकल 150 किलोमीटर की यात्रा में धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम लेती है। यदि तेज लोकल की गति जो है धीमी लोकल की गति से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है, तो धीमी लोकल ट्रेन की गति आपको बतानी है। तो भाई देखिए, जब धीमी लोकल की गति कितनी 10 किलोमीटर पर आवर अधिक होती है, जो तेज वाली लोकल है उसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो वो 45 मिनट का कम समय ले रही है। बेटा मैं ऐसे क्वेश्चन जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है उसमें भी हर ऑलमोस्ट ऑल देखा जाए तो हर एक टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन ऐसा आता है। अब आपके पास 2 चॉइस बचती हैं, या तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मेट से फॉर्मूला से सॉल्व करिए, या फिर ऐसा है कि जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो गया या स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं आपको हमेशा इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से समझाता हूं कि भाई स्पीड जब 10 ज्यादा है तो टाइम में कमी लगी है 45 मिनट की, अगर स्पीड 20 ज्यादा होती तो टाइम में कमी लगती 90 मिनट की, अगर स्पीड 40 ज्यादा होती तो टाइम में कमी लगती 180 मिनट की। 180 को हम लिखना चाहें तो 3 घंटे लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। अब बात को ध्यान से सुनना, मैं सीधा डायरेक्ट 80 पर चला जाऊंगा तो डेटा ये बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस से ये देखना होता है। तो आपको पता है कि यहाँ 10-10 का जब अंतर चल रहा था तो यहाँ 45-45 मिनट का अंतर चल रहा था। अगर स्पीड को 40 की जगह मैं कह देता हूँ 50 तेज होती, तो आप कहते इतने मिनट की बचत तो होती, 45 की और होती, तो फिर उस कंडीशन में 225 मिनट की बचत होती। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां मैं आपसे कहूं कि भाई स्पीड जो है हमारे पास में 50 होती तो 3 घंटे का समय लगता,
अब आप कहें कि आगे क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैं भाई लिखूंगा आगे स्पीड अगर 60 होती, 60 बढ़ती होती नहीं 60 बढ़ती, तो टाइम 225 प्लस 45 मतलब 270 मिनट का कम समय लगता। हमें बेटा ये तब तक करना होता है जब तक स्पीड और टाइम का जो गुणज है वो बराबर दूरी के ना आ जाए, और दूरी कितनी कवर करनी है, 150 किलोमीटर कवर करनी है। इस तरीके का ये क्वेश्चन हो सकता है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको इसके फैक्टर करना आसानी से आ जाए, लेकिन कई बार एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करेगा, ऐसा डेटा देगा जो आसानी से नहीं आ रहा होगा, तो उस केस में ये वाला तरीका बहुत आसानी से काम करेगा। अब 225 मिनट को अगर मैं लिखना चाहूं आवर में, तो आप कहेंगे 225 डिवाइडेड बाई 60, 15 इंटू 4 और 15 से ये 15, इसका मतलब 15/4 घंटे की बचत होती है। हमें तब तक जाना होता है जब तक कि हमारे पास में जो दूरी का मान ना आ जाए, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब अगर आप यहां देखें तो ट्रेन जब 50 से चलेगी तो 3 घंटे में पहुंच जाएगी, तो 50 इंटू 3 150 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगी। और जो ट्रेन 40 से चलेगी तो उसको टाइम लगेगा 15/4 का। यहां भी अगर आपने सही लिखा होगा तो दूरी का मान समान आएगा 150। चेक कर लेते हैं, ट्रेन की स्पीड 40, कितनी देर चलती है 15/4, 4 से ये कैंसिल हुआ, तो भी हम कहेंगे यहां पर भी ये 150 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। दोनों तरफ से 150 आ रहा है। अब हम कह सकते हैं धीमी वाली ट्रेन की चाल है 40 और वो टाइम लेती है 15/4 घंटे का, मतलब कि 225 मिनट का। और तेज वाली ट्रेन की स्पीड है 50 और वो टाइम लेती है 180 मिनट का। तेज वाली ट्रेन 180 मिनट में पहुंचती है, धीमी वाली ट्रेन 225 मिनट में पहुंचती है। तेज वाली ट्रेन इसकी तुलना में 45 मिनट कम समय ले रही है, तो हम कहेंगे ये स्पीड है स्लोअर ट्रेन की और ये स्पीड है फास्टर ट्रेन की। और ये जो टाइम लिया है वो फास्टर ट्रेन ने लिया है, और ये जो टाइम लिया है ये स्लोअर ट्रेन ने टाइम लिया है। आपसे सिंपली बस इतना सा पूछा है, धीमी लोकल ट्रेन की गति बता दीजिए। हम कहेंगे धीमी वाली जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 720 बच्चों के एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:5। तो सबसे पहले हम 720 को बांट देते हैं बॉयज टू गर्ल्स 3:5 में। तो आप कहेंगे 8 बराबर है 720, तो 1 का मान 90 आ जाता है। अगर 1 का मान 90 है तो 3 का मान 270 और ये मान आ जाता है 450। आगे क्या कहता है, 18 और गर्ल्स को एडमिशन दे दिया गया है। 18 गर्ल्स को और एडमिशन दे दिया है तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 468। और कहता है कितने नए लड़कों को स्कूल में एडमिशन दिया जाए, यहां लड़कों की संख्या आ जाएगी जिससे लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए। अब ये जो नया अनुपात होगा वो 2:3 होगा। भाई मुझे 3 का मान दे रखा है तो यहां से मैं 2 का मान ले आऊंगा। कैसे, 3 की वैल्यू बराबर है 468 के, तो 1 की वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई 3 और 2 की वैल्यू आएगी इंटू 2। तो ये लड़कों की संख्या आ जाएगी। चेक कर लेते हैं क्या आता है। 3 एकम 3, 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू 6 18, 156 इंटू 2 150, 300, 312 आ जाएगा यहाँ पर। तो 312 बॉयज अब होने चाहिए। अभी बॉयज कितने, 270 हो जाने चाहिए 312। तो 30 और 12 42 बॉयज को और हमें एनरोल करना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। ओके, ग्राफ दिया हुआ है, ये कहता है परिवार की आय और खर्च को दर्शाता है, और साथ में ये कह रहा है इनकम का डेटा है पहला वाला और खर्चे का डेटा है दूसरा वाला। तो 2017 से 2018 तक परिवार का खर्च बढ़ा। 2017 से 2018 तक, 2017 में जो खर्चा था वो 80 था और 2018 में ये हो गया है 100। तो हम कहेंगे खर्च जो बढ़ता है 80 से होता है 100। तो खर्चे में वृद्धि होती है 4:5 में। कितने की वृद्धि हुई, 1 की। कितने पर, 4 पर। और आप जानते हैं बेटा 1/4 25% होता है। तो हम कहेंगे इस फैमिली का जो खर्चा है इस पर्टिकुलर ईयर में जो पूछ रहा है उसमें 25% की वृद्धि होगी।
कहता है इनमें से कौन सी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इससे विभाज्य है। भाई अगर मुझे ये फॉलोइंग ऑप्शंस नहीं पूछे जाते तो क्वेश्चन ये होता, ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए जो इन सभी से विभाज्य हो। कहने का मतलब हुआ सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लेंगे 75 को। अब हम देखते हैं भाई 40 का फैक्टर 5 और 8 होता है, तो 5 तो है यहाँ पर, लेकिन फिर बचेगा 15। अगर 5 हटा देते हैं तो 15 और यहां बचेगा 8। 8 नहीं है तो 8 लगा देते हैं। अब ये इन दोनों का तो सबसे छोटा गुणज हो गया। 25 की बात करें तो 25 का भाग इसमें तो जाता ही है, और बात करें 15 की तो 15 का भी भाग जाता है। तो हम कहेंगे वह सबसे छोटी संख्या जो इन सब का गुणज हो वो तो हो जाएगी हमारे पास में 600। लेकिन 600 तो 3 डिजिट का नंबर है, तो वो कहता है इनमें से कौन सा नंबर है जो 4 अंकों की संख्या है और वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब भाई 600 का गुणज देखिए, सबसे बड़ी संख्या 9600 है और 600 की गुणज भी है, तो हम कहेंगे 600 की गुणज है और 4 अंकों की इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 9600। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी सही होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। भाई पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर आ जाता है 3, उसके बाद में आ जाता है 5, देन आ जाता है 7, फिर आ जाता है 11 और फिर आ जाता है 13। ये हो गई है हमारे पास में पहली 6 अभाज्य संख्या। अब इनका एडिशन कर लेते हैं। 13 और 11 हो जाता है 24, 24 और 7 31, 31 और ये हो जाता है हमारे पास में 10, तो ये हो गया है 41। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 41 में भाग दे दिया, 6 6 36, 5 बटे 6, तो हम कहेंगे 6 5/6, जो कि हमें बी ऑप्शन में मिल जाता है। नंबर 19 ये कहता है आयुष जो है एक पॉलिसी पर 25% और भोजन पर 26% और बच्चों की शिक्षा पर 23% और मनोरंजन पर 19% खर्च करता है और शेष राशि बैंक में जमा कराता है 26,600 रुपए। तो ये पूछ रहा है बताओ उसने भोजन पर और मनोरंजन पर कितना खर्च किया है, इन दोनों का मान पूछा है। देखिए भाई यहाँ रिमेनिंग बचे हुए से शेष से तो कोई बात हुई नहीं है, मतलब कुल से ही बात हो रही है। तो हम कहेंगे इसने जो भी कमाया वो 100 कमाया। पहले देख लेते हैं उस 100 में से कितना खर्चा हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है अपने पास में 25 और 25 50, 51 और 9 60 और 10 70, 70 और 23, अपने पास में 93% खर्च कर दिया। इसका मतलब इसने 7% बचाया और 7% की वैल्यू है 26,600, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 7। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसने एंटरटेनमेंट पर, मनोरंजन पर और भोजन पर कितना खर्च हुआ। तो भोजन पर खर्च करता है 26 और एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है 19। 26 में अगर हम 19 जोड़ देते हैं तो ये 45 हो जाता है। तो 1 की वैल्यू पता है, 45 की वैल्यू हमें निकालनी है। 7 से कैंसिल करें तो भाई 7 तिया 21, बचता है हमारे पास में कितना 5, 7 इंटू 8 56, तो ये हो गया हमारे पास में। अब ये हो जाता है 38 इंटू 45, मतलब 19 इंटू 9 171 और 2 जीरो, तो हम कहेंगे, और 2 जीरो तो ये आ गई और 1 जीरो और आ गई, तो ये हो जाएगा 1,71,000। 1,71,000 ऑप्शन सी में है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके आपको दे रखा है पाई चार्ट के थ्रू, ये जो खर्च दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है और आप जानते हैं ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछता है परिवार द्वारा आवास पर कितनी राशि खर्च हुई है और टोटल खर्चा हुआ है 56,800 का। वो जो टोटल खर्चा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रखा है पूरा डिग्री में, और ये बराबर कितने के होगा 360 डिग्री के होगा। तो मैं कहूंगा 56,800 जो है वो बराबर है 360 डिग्री के, तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ फैमिली का जो है एक्सपेंडिचर जो है आपसे पूछा गया है हाउसिंग, आवास पर कितना खर्चा हुआ है, और हाउसिंग पर खर्च होता है 79.2 डिग्री का। अगर ये 1 डिग्री की वैल्यू है तो 79.2 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से आ जाएगी। भाई देखिए पॉइंट की वजह से ये जीरो कैंसिल हो जाता है और यहां से भी ये जीरो कैंसिल हो जाता है, तो हम यहां से कहेंगे
72 और 18 से ये कैंसिल हो जाता है 2 बार। 18 इंटू 4 72 बचता है 7। 18 इंटू 4 72 और 2 से हम कैंसिल करें तो ये हो जाता है 22। अब अगर बेटा अगर यहाँ आप नोटिस करें तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे हैं जिनमें यूनिट डिजिट इकाई का अंक सभी का अलग अलग है। तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं 22 की टेबल बोलकर पूरा मैच करूं। हमें पता है यहाँ 22 है और यहाँ 8 है। 22 इंटू 8 76। तो लास्ट में यूनिट डिजिट जो है इकाई का अंक 6 रहेगा और 6 एक ही ऑप्शन में है। तो अब मैं सीधा लिख सकता हूँ 12,496 रुपए का खर्चा आएगा और हमने इकाई के अंक से ही इसे बता दिया है। कहता है 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले से बनाई जाने वाली गेंदों की संख्या बताइए जिनमें प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले ठोस धातु के गोले से, तो पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब। व्यास अगर 32 है तो त्रिज्या हो गई है 16 इंटू 16 इंटू 16। इससे x गेंदें बनेंगी और समान जो गेंदें बनेंगी उनमें से प्रत्येक का व्यास 4 है। अगर व्यास 4 है तो भाई त्रिज्या जो होगी वो रहेगी 2। तो 4/3 पाई आर क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 यही रहेगा। देखिए इसे तो लिखने का कोई मतलब था ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ गेंदों के बारे में बात हुई थी। 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 से कैंसिल हो जाता है 2 बार हमारे पास में। तो यहाँ से आता है 16 16 256 और 256 का दुगना होता है 512। तो हम कहेंगे ऐसी जो गेंद बनेंगी उनकी संख्या होगी 512 और 512 देखते हैं तो बी ऑप्शन में मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इसको सरल करें। तो पहले हम ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, पहले छोटा सॉल्व होगा उसके बाद में बड़े वाले ब्रैकेट का नंबर आएगा। तो ये तो एज इट इज है b प्लस 2a माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 3b प्लस a माइनस 2a, उसके बाद में हो जाता है माइनस का b और प्लस का 2a, देन बड़ा ब्रैकेट माइनस का a। यही है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो देखिए 2a प्लस का है और 2a माइनस का है, यहां तक कैंसिल हो गया। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो b माइनस का और 3b प्लस का, तो बचेगा हमारे पास में 2b प्लस का और प्लस का a। अब यहाँ से देखें तो b प्लस 2a ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का 2b हो जाएगा और ये माइनस का a हो जाएगा और इसके बाद है माइनस का a प्लस का 2a माइनस का 2a ये कैंसिल हो गया है। b प्लस का 2b माइनस का, देखा जाए तो सिर्फ माइनस का b बचता है और माइनस का b जो है ऑप्शन बी में है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। ये कहता है एक स्टोर में अरुण के पास में कुछ मोबाइल फोन है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 2500 रुपए का राशि का भुगतान कर सकता है या फिर वो एक किस्त बनवा सकता है, यानी 520 रुपए का डाउन पेमेंट करेगा और 4 समान किस्त भी बनवाएगा तो भी वो खरीद सकता है। ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है और यहाँ पर वो 4 समान किस्तों में भी इसे खरीद सकता है। तो अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फोन खरीदता है तो इसकी मासिक किस्त बतानी है। ध्यान रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट साल भर की है और हमें मंथली इंस्टॉलमेंट बतानी है। भाई देखिए अगर वो आज 2500 दे देता तो ये इंस्टॉलमेंट की नौबत ही नहीं आती, लेकिन उसने मात्र 520 रुपए दिए हैं। तो 2500 में से 520 रुपए अगर वो दे देता है तो अब उसके पास में 1980 रुपए का उधारी वाला अमाउंट रहा है दुकानदार का। ठीक है, लेकिन उस पर ब्याज चलेगा 25% के हिसाब से। तो ये जो 1980 रुपए है उस पर साल भर का ब्याज 25% और 4 महीने का ब्याज कितना बन जाएगा वो हम यहां से निकाल लेते हैं। 4 महीने थे, मैंने साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे दिया है। 25 से ये 4 बार और 4 से ये 4, तो 12 कम 12 बचता है 7। 12 इंटू 6 72 और 12 पंजे 60, 165 रुपए ब्याज का बनेगा। तो इसे कुल कितना पे करना पड़ेगा 4 किस्तों में वो देख लेते हैं। ये पे करेगा 1980 तो पे करने ही है, साथ में 165 रुपए का ब्याज भी पे करेगा। तो ये पे करेगा 2145 रुपए। 2145 ही होता है, 2045 2145। अब बेटा देखिए किस्त जो है वो साल भर की है, साल भर की नहीं है महीने भर की है
तो हम किस्त वाला क्वेश्चन है, जब कभी भी हमारे पास आता है तो हम कैसे कहते हैं, माना पहला तो है 100, दूसरी किस्त की राशि रहेगी 100 प्लस साल भर का ब्याज 25, लेकिन यहां पर हम कहेंगे साल भर का नहीं, एक महीने का, तो 25/12। फिर दूसरा वाला आएगा 100 प्लस 25/12, लेकिन हम यहां इसे 2 से गुना करेंगे। और तीसरा वाला आएगा 100 प्लस 25/12 और इसे हम गुना करेंगे 3 से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेट 10% होती और साल साल भर के हिसाब से होता तो हम कहते पहली किस्त 100, दूसरी है 110, तीसरी है 120, चौथी है 140। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होती तो हम कहते 100 प्लस 108, 116, 124, लेकिन यहाँ पर मंथली थी तो पहले में 12 का भाग दिया। अब ये पहली किस्त, यहाँ पर 2 महीने का ब्याज चलेगा और यहाँ पर 3 महीने तक ब्याज चलेगा। ये सीधा सा लिखने का तरीका हो जाता है हमारे पास। इसे जोड़ लेते हैं तो आपको पता है 100 100 100, तो यहाँ पर 400 तो आएगा ही। इसको चेक करें तो भाई देखिए, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर 25/12, 25/12, 25/12 कितनी बार है, 3 बार, और 2 बार 5 बार, और 1 बार ये रहा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बार है, कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 25/12 1 बार आएगा, और 2 बार आ गया 3 बार, और 25/12 टोटल कितनी बार आ गया है, 6 बार आ गया है। 25/12 हमारे पास आ जाता है 6 बार, 6 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, तो यहां से हम कहेंगे ये हो जाता है 412.5। हो गया 412.5। 412.5 अगर हमारे पास में हो जाता है तो इसे हम 100 100 100 आ गया है हमारे पास में, इसको ऐड कर देंगे और ये बराबर है हमारे पास 2145 के। तो 2145 के डिवाइड में आएगा 412.5, और 412.5 को मैं वापस से ऐसे लिखता हूं 400 प्लस 25/2, और किस्त की वैल्यू पूछिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100 के बराबर ही होती है वैल्यू। भाई देखिए, इसे 2 से गुना करेंगे तो 400 इंटू 2 800, तो ये हो जाता है 825। 2145 बटे में आता है 825 और मल्टीप्लाई में 100, और ये जो है डिवाइड का 2, ये जो 2 डिवाइड का ये यहां पहुंच गया। सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास में, 25 से कैंसिल किया तो 25 इंटू 3 75, 75, और हमारे पास में बचता है अगेन 25 इंटू 3 75। ठीक है, 25 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहां हमारे पास में 4 बार आता है। अब अगर मैं इसे 11 से कैंसिल करता हूं या 33 से कैंसिल करता हूं तो 33 की टेबल के बजाय पहले मैंने 11 से कैंसिल किया तो 11 से 3 बार, 11 एकम 11, बचता है हमारे पास में 10, 11 इंटू 9 99, बचता है 5, और 11 इंटू 5 55। 3 से कैंसिल करें तो अगेन जरा देखना, 3 इंटू 6 18, और 3 इंटू 5 15। 65 गुना होगा 2 से तो 65 इंटू 2 130, और गुना होगा 4 से 130 इंटू 4, यहां पर आ जाएगा 520। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस आपको ये देखना था, और बाकी का हम कहेंगे कि अब उसे जो इंस्टॉलमेंट मंथली पे करनी होगी वो 520 रुपए की करनी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। कहता है 1200 मीटर की दौड़ है, ये 1200 मीटर की रेस है। राकेश जो है 36 सेकंड में इस अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। तो राकेश यहां से गया और 36 सेकंड में यहां पर पहुंच गया। साथ में वो कहता है और राजेश को पहुंचने में यहां तक 40 सेकंड का समय लगा। राजेश को यहां पहुंचने में टोटल 40 सेकंड का समय लगा। आपसे पूछ रहा है राकेश ने राजेश को कितनी दूरी से हराया। भाई देखिए, राकेश जैसे ही यहां पहुंचा होगा तो वो कहेगा मैं जीत गया। अब वो देखेगा कि जब ये 36वें सेकंड पर यहां था तो ये 40 सेकंड में आया, तो ये 36वें सेकंड पर यहां होगा। इसका मतलब इसको एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ा, 4 सेकंड चलना पड़ा। तो ये इतनी दूरी पीछे था। अब हम जानते हैं राजेश ने इस दूरी को 1200 मीटर की दूरी को 40 सेकंड में तय किया है। तो ये दूरी बतानी है हमें कि 4 सेकंड पहले राजेश यहां था, तो ये दूरी कितनी है। तो हम सीधा सा कहेंगे राजेश जो है पूरी दूरी तय करता है 40 सेकंड में, और पूरी दूरी है 1200 मीटर।
राजेश कितने सेकंड से हारा? 4 सेकंड से हारा। तो 4 सेकंड पहले वो यहां होगा, तो ये दूरी पता करनी है कि ये दूरी राजेश ने कितनी देर में तय की? 4 सेकंड में। अगर राजेश 40 सेकंड में 1200 मीटर चलता है तो भाई 4 सेकंड में राजेश कितना चलता होगा? 120 मीटर चलता होगा। एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल। 4 सेकंड में 120 मीटर चलता होगा। इसका मतलब राजेश जब है ना यहां इस पॉइंट से 120 मीटर की दूरी पर था, तब राकेश यहां पहुंच गया। तो राकेश ने राजेश को 120 मीटर की दूरी से हराया। नंबर 25 क्या कहता है? राकेश एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है जिसमें 50 बच्चे जो हैं, 50 फैकल्टी मेंबर हैं। उनमें से कहता है 35 जो फैकल्टी मेंबर हैं उनकी एवरेज सैलरी जो है वो है 37,500, और बाकी की 15 की सैलरी के बारे में वो हमसे पूछ रहा है। इनकी सैलरी मैंने कह दी है एक्स है, और जब इनकी सैलरी और इनकी सैलरी को मिला दिया जाता है तो वो कहता है एवरेज सैलरी सभी फैकल्टी मेंबर की है 30,000। और भाई अगर मैं यहाँ मिक्सचर लगाता हूँ, एलिगेशन अप्लाई करता हूँ, तो हमें पता है कि ये जो सैलरी आई है ये कितने लोगों की आई है? 35 की। और टोटल कितने हैं वहां पर? 50। तो ये कितनों की सैलरी आई है? 15 की। रेशियो अगर देखते हैं तो यहाँ आता है 5 से 7 और यहाँ आता है 5 से 3। अगर मैं आपसे पूछूं भाई यहाँ जो आएगा 37,000 में से 30,000 कम हो रहा है, तो यहाँ आता है 7,500। और वो 7,500 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि 3 का मान 7,500 है तो 1 का मान 2,500 आ गया, और 1 का मान 2,500 आ गया है तो 7 का मान आ जाएगा 25 इंटू 7 175, मतलब 17,500। आप जानते हैं बेटा ये जो संख्या है अगर इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी। तो आप बताइए 30,000 में से ये संख्या माइनस हुई और हमारे पास 17,500 बच गया, तो आप कहेंगे यहां पर जो संख्या रही होगी वो 12,500 रही होगी। क्यों? 30,000 माइनस 17,500, डिफरेंस आ गया 12,500। तो हमें पता लग गया बाकी के जो 15 मेंबर्स हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 12,500 है। तो हम कह देंगे ऑप्शन बी हमारे काम का है। नाउ नंबर 26। भाई अगर हम इसे देखें तो या तो आप ऐसा करिए, इस पूरे के पूरे में ना साइन का भाग दे दीजिए, क्योंकि यहां से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बटे साइन मतलब कि कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मैं आपसे कहूं कि इसे इधर ले जाएं, उसके बाद में कॉमन ले लें। तो अगर मैं इसमें साइन का भाग दे देता हूं तो ये कॉस बटे साइन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अरे होगा कि या नहीं होगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। या फिर कॉमन लीजिए, आप कहें कि मुझे कैसे पता लगेगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये अगर इधर जाएगा तो यहां आएगा √2 - 1 और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा आएगा। अगर मैं इसे इधर ले आता हूं तो आप कहेंगे टेन थीटा की जो वैल्यू आती है वो √2 - 1 आती है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे 1 में √2 - 1 आएगी। अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 + 1 हो जाएगी। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो वो कह रहा है बताइए साइन थीटा में साइन थीटा का भाग दिया तो 1 आया, और माइनस यहां पर आ जाता है कॉट थीटा। यहां से मैंने 1 माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां आएगा माइनस का √2 और माइनस का 1, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस का √2 बचेगा, और माइनस का √2 हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। नंबर 27 कहता है अंकिता ने 3 टॉयज बेचे, पहले को 1,500 रुपए में बेचा 25% के लाभ पर, तो 4 का खरीदा था 5 में बेचा। 25% का मतलब 1/4, 4 में खरीदा 5 में बेच दिया। और 5 का मतलब क्वेश्चन में पता है 1,500। यदि 5 बराबर 1,500 है तो 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 1200। 1200 का टॉयज 1,500 में बेचा। दूसरे खिलौने को उसने 2,800 रुपए में बेचा है और 50% की हानि के साथ। 50% का मतलब 1/2, तो 2 का खिलौना 1 में बेचा और 1 बराबर है 2,800, तो 2 बराबर आ जाएगा 5,600। 5,600 का खिलौना 2,800 में बेच दिया। और तीसरे को उसने 3,500 रुपए में बेचा है 25% के लाभ पर। 25% का लाभ, अगेन 4 की चीज को उसने कितने में बेचा? 5 में बेचा, और 5 बराबर है 3,500, तो 1 का मान आ गया है 700, तो 4 का मान आ जाता है हमारे पास में 2,800। यही आएगा। आपसे पूछा है
उसका कुल लाभ या हानि बताएं। कुल लाभ और हानि होंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के हिसाब से। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो 0 0, 8 और 6 14 और 2 16, 3 और 5 8 और 1 9। इसका मतलब उसने कुल खरीदे थे ये तीनों खिलौने 9600 में, और बेचे कितने में वो देख लेते हैं। तो यहां से आ जाता है 35 और 1500 5000 और 2 7000 7800। यदि भाई मैं इसका अनुपात बनाना चाहूं तो अनुपात बनेगा यहां से 6 से ये 16 और 6 से ये 13। 16 के खिलौने थे, 13 में बेच दिए, तो इस केस में तो उसको लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 16 पर हो रहा है। 3/16, 1/16 होता है 6.25%। तो 3/16 हो गया है 6 का 3 गुना 18.75% की हानि हुई है। लाभ हानि, तो ये हो गया हानि का मान ऑप्शन बी। 28 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है एक साल के लिए कुल आय 1 लाख रुपए है, तो आवास और परिवहन के बीच में खर्चों में अंतर। भाई हाउसिंग पे वो खर्चा करता है 15% का, और साथ में वो कह रहा है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पर वो खर्चा करता है 5% का। अंतर कितना आ गया? 10%। और 1 लाख का 10%, ये तो सीधा सा आप ही बता देंगे, 10,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इस व्यंजक को हल करना है। ठीक है, तो सॉल्व भी तो करना है। तो x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, साथ में आएगा हमारे पास में माइनस का 3x², फिर आएगा माइनस का 2y², और प्लस का हो जाएगा 6xy। आगे देखते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², प्लस इसी तरीके से यहां देखें तो यहां हो जाता है 2x², साथ में हो जाता है x प्लस वाई एक्स इंटू वाई, माइनस का हो जाएगा 6xy, और माइनस का हो जाएगा 3y²। देख लेते हैं, जो कॉमन टर्म होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। सबसे पहले तो प्लस का 6xy और माइनस का 6xy, ये कैंसिल हो गया। x² को देखें तो देखिए, एक x² प्लस का और 2 ये रहे, 2 और 1 3 हो गए, और 3 माइनस के ये मिल गए हमें। ठीक है, यहां पर देखें तो 2y² माइनस का और माइनस का, तो यहाँ 3y² हो गया, और 3y² माइनस का और मिल गया, तो माइनस का 6y² हमारे पास में आ गया है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो xy प्लस का है और xy हमारे पास में प्लस का है, तो यहाँ पर 2xy प्लस का आ जाता है, 2xy हमारे पास में प्लस का आ गया। अच्छा, क्वेश्चन के आंसर का फॉर्मेट इस तरीके से, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो 2 कॉमन आ गया और साथ में y कॉमन आ गया, 2y कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा है x, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 3y। देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है। 2y x माइनस 3y, 2y x माइनस 3y, पहला ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत हो गया है। नंबर 30 में ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। अगर 5 अंकों पर ना जाएं तो वह सबसे छोटी संख्या जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। आप जानते हैं एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 27 को लिया, 25 का 27 से कोई लेना देना नहीं है, तो 25 भी आ गया है। अब इन दो संख्याओं का एलसीएम तो ये आ गया है। 15 की बात करें तो 15 का एक गुणनखंड 5 तो यहाँ है और एक गुणनखंड 3 यहाँ पर है। 12 की बात करें तो इसका एक गुणनखंड 3 तो है, बाकी का 4 नहीं है, तो 4 का गुना कर देते हैं। ठीक है। 9 की बात करें तो 9 यहाँ पर पूरा पूरा मैच कर जाएगा, क्योंकि 27 में 9 का भाग जाता है। अब भाई यहां से देखें तो 25 इंटू 4 100, और 100 इंटू 27, तो ये हो जाता है 2700। सबसे छोटी संख्या तो रहेगी 2700 जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन वो कह रहा है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये सभी संख्याएं 5 अंकों की दे रखी हैं, लेकिन ये 2700 की गुणज होनी चाहिए, और 2700 का गुणज हमें यही दिखता है, 27 इंटू 4 108, तो हम कहेंगे ये संख्या हो जाएगी 10,800। तो फर्स्ट ऑप्शन इस कंडीशन के हिसाब से करेक्ट होता है। नाउ 31 कहता है संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 5 गुना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें। तो भाई दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है
वो बराबर होता है इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के, यही होता है। तो अगर हम इसी के हिसाब से बात करें तो मैं कहता हूं एलसीएम जो है एचसीएफ का 5 गुना है, एचसीएफ अगर x है तो एलसीएम होगा 5x, और ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा 20,480 के। 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 इंटू 4 20, 0, 5 इंटू 9 45 और 5 इंटू 6 30, तो यहां से एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। x का मान, अब ये जो है 64 की स्क्वायर वैल्यू थी तो x का मान तो आ गया है 64, और x आ गया है, इसका मतलब एचसीएफ आ गया है। और आप जानते हैं एलसीएम जो है इसका 5 गुना है, तो 64 को 5 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 320। ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें 64 भी हो और 320 भी हो हमें सी ऑप्शन में नजर आता है। नंबर 32, इसका एचसीएफ बताना है। भाई एचसीएफ होता है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो 125 है, 125 का 125 में भाग जाता है, 250 में भी जाता है 125 का, और 750 में। तो हम सीधा कहेंगे इसका जो एचसीएफ है वो 125 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 8, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। 18 को ले लिया, 18 में देखा जाए तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 2 और लेना पड़ेगा। अब इस 18 में देखें तो यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 तो मिल गए, क्या नहीं मिला, 2 और नहीं मिला, तो हम कहेंगे 72 इनका एलसीएम होगा, और 72 हमें बी ऑप्शन में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ये कहता है 3 वर्षों के दौरान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, और ये डेटा दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है 2019 में पी और आर में कर्मचारियों की संख्या, 2019 में पी और आर में तो 69 और 63, यही हुआ। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास में 132। साथ में कहता है 2020 में क्यू और आर के कर्मचारियों की संख्या, 2020 में क्यू और आर तो 74 और 90, 9 7 16, 164, इनके बीच का हमें अनुपात बताना है। अनुपात ही पूछ रहा है, ठीक है। 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16 और 4 एकम 4, इससे ज्यादा ये कैंसिल होगा नहीं, तो हम कहेंगे 33:41, जो कि थर्ड ऑप्शन में मैच करता है। नंबर 35, एक आदमी की मासिक आय और खर्च का अनुपात है 7:3, तो वो जो कमाता है, अगर वो कमाता है 7 रुपए, तो वो जो खर्च करता है उसका मान है 3। अब वो कहता है उसका खर्च जो है वो है 5,400, तो 3 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 5,400। अगर 3 बराबर 5,400 के है तो 1 बराबर 1800 के आ गया, तो 18 इंटू 7 126, तो 7 का मान आ गया है 12,600, और आपसे यही पूछा है उसकी मासिक आय ज्ञात करें, तो हम कहेंगे मंथली इनकम 12,600 हुई। 36 में ये कहता है रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है, तो इन दोनों की आय का अनुपात आ गया 4:3। रवि का 30% बराबर है सुरेश के 40 के, बराबर की कंडीशन से अनुपात उल्टा आ जाएगा। फिर कहता है रवि की आय का 50% सुरेश की आय का, तो रवि की आय का 50% कितना हुआ 2, उसकी तुलना कर रहा है ये 3 से। रवि की आय का 50% सुरेश की आय का कितने प्रतिशत के बराबर है। रवि की आय का 50% 2, सुरेश की आय के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो हम कहेंगे ये बराबर है 66 सही 2/3% के, तो आंसर सी हमारा ऑप्शन हो जाता है। नंबर 37, अरुण किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, तो ये कह रहा है उसी काम का 1/6वां भाग कितने दिन में करेगा। अगर अरुण ने 2/3 भाग किया है 12 दिन में, तो एक काम करेगा 12/2 मल्टीप्लाई बाई 3, और काम कराना है हमें 1/6, तो 1/6 को करेगा 12/2 इंटू 3 गुना में 1/6, 6 दूनी 12, आंसर आ जाता है 3 दिन में, और 3 दिन ये रहा।
ना तो ये निकालना है कुल काम कितना था, ना कोई जरूरत है इसकी क्षमता कितनी थी, हम सीधा इसी तरीके से लिख देंगे। वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो पहले एक कोई वृत्त बनाते हैं और उसके अंदर एक जीवा बना देते हैं। तो ये कोई एक वृत्त है। अब ये कहता है इसकी जो जीवा है इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये इसका केंद्र हो गया और इसकी त्रिज्या के बराबर एक जीवा हमने बना दी है, तो मैं मान लेता हूं ये इस वृत्त की जीवा हो गई। तो ये वृत्त के केंद्र से सीधी दूरी, ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, तो ये भी आर है, ये भी आर है, और वो कह रहा है ये जो जीवा की लंबाई है ये भी त्रिज्या के बराबर है। तो ये कहता है वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बीच का अनुपात बताइए, अंतर बताइए। ठीक है, बता देंगे। देखिए भाई, एक तो इससे जो कोण बनेगा वो ये बनेगा और एक कोण जो बनेगा वो ये बनेगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, तो आप कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है तो यहां पर जो कोण बनेगा वो 60 का बनेगा। और आप जानते हैं वृत्त के जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का, वो परिधि का दुगना है, तो यहां बनेगा 30 का। और ये अगर 30 का बनेगा तो ये जो आमने सामने के कोण हैं इनका जो योग होगा वो 180 होगा, तो ये कितने का बनेगा, 150 का बनेगा। 30 और 150 80। आपसे पूछ रहा है जो लघु चाप में और जो दीर्घ चाप में कोण बने हैं उनके बीच का अंतर, तो हम कहेंगे 30 और 150 के बीच का अंतर है 120। 120 ऑप्शन सी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 के हिसाब से देखते हैं, तो ये कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की ओवेनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो एक वृत्त ये हो गया है हमारे पास में, और साथ में एक दूसरा वृत्त और हो गया है, तो ये मैंने दूसरा वृत्त बना दिया है। अब ये कहता है इनकी जो ओवेनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसकी ओवेनिष्ठ जीवा है, माफी चाहूंगा, जीवा बोलना था, 24 है, तो ये 24 हो गई है। तो हम यहां से यहां तक की दूरी कह देंगे ये 24 है। ठीक है, साथ में कहता है इनके व्यास जो हैं वो 30 और 26 हैं, तो इनके व्यास 30 और 26 हैं, तो मैं कह देता हूं एक का केंद्र यहां पर है तो दूसरे का केंद्र यहां रहा होगा, तो व्यास 30 है तो इसकी त्रिज्या हो गई है 15, तो ये 15 आ गया है। दूसरे का व्यास 26 है तो इसकी त्रिज्या हो गई है 13, तो ये 13 आ गया है। अगर मैं इनके दोनों के केंद्रों को मिलाता हूं तो ये इस तरीके से रहेगा, और ये पूरी लंबाई अगर 24 हमें दे रखी है तो ये 12 है। अब देखिए भाई, या तो आप ऐसा कहेंगे कि 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर कम करेंगे तो ये लेकर आएंगे, या फिर आपको ट्रिपलेट याद होगा, ये 12 है ये 13 है तो ये 5 रहेगा। और इसी तरीके से 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर कम करो, या आप कहेंगे 9 12 15 का भी ट्रिपलेट हमारे पास में बनता है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, आपसे पूछा है तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, तो हम कहेंगे ये दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 9 और 5 14 हो जाती है, और 14 हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 2022 और 23 के दौरान किस शहर में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा थी। छात्रों की संख्या, ये शहरों के नाम हैं और इन सभी स्ट्रीम में मिलाकर छात्रों की जो संख्या है वो दे रखी है। सबसे ज्यादा बतानी है 2022-23 के दौरान, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यहाँ पर है, और ये सिटी का नाम है बी, तो बी सिटी डी में दी हुई है। तो ऑप्शन में जल्दीबाजी ना करें कि जल्दीबाजी में आप बी टिक कर दें, आंसर होगा डी, शहर का नाम होगा बी। अगेन एक और ग्राफ है, तो वो आपसे कहता है मई जून और जुलाई माह में 4 कर्मचारियों के वेतन में जो वृद्धि हो रखी है वो दिखा रखी है। प्रीतम, कमल, अजीत और रमेश मई में, जून में, जुलाई में कितना कितना इंक्रीमेंट लगाए ये दिखा रखा है। 3 महीनों में कमल की कुल औसत वेतन में वृद्धि बतानी है। कमल नाम के कैंडिडेट की 3 महीनों में, ये देखो 60 और 70 के बीच में है तो 65 हो जाएगा, यहाँ पर 50 और 60 के बीच में है 55 हो जाएगा, और यहाँ पर अपने पास में है 70 और 80 के बीच में, तो ये 75 हो जाएगा। 75 और 5 80, 80 और 50 हो गया है अपने पास में 230, 230 में 60 जोड़ें 290, तो ये हो जाता है 295। और ये औसत पूछ रहा है तो 3 महीने का है तो डिवाइड कर दिया है हमने 3 का,
3 इंटू 9 27 और 3 इंटू 5 मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। 3 इंटू 9 27 ओके, ये हो गया। अच्छा, यहाँ 80 और 50, 180 नहीं था, 80 था। 80 और 75 और 5 80, 80 और 50 हो गया हमारे पास में 130, 130 में 60 जोड़ें तो 190, 195, 195 आएगा। और इसमें भाग देना है 3 का। 3 इंटू 6 18, एक बचता है, और 3 इंटू 5 15, तो हम कहेंगे ये 65 आ जाता है। तो औसत 65 ऑप्शन सी रहेगा। नंबर 42, प्लास्टिक से बनी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब 3 सेंटीमीटर मोटी है, ठीक है, और बाह्य व्यास जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो एक बेलनाकार ट्यूब है इस तरीके से, इसका जो बाहर का व्यास है यहां से लेके यहां तक का, तो ये हो जाता है अपने पास में 20। तो त्रिज्या भाई होगी ये हमारे पास में, बाहर की जो त्रिज्या है वो 10 हो जाती है, तो ये इसकी मोटाई 3 है, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 7, ठीक है। और लंबाई जो है इसकी ये है 49। अब आपसे क्या कह रहा है, तो प्लास्टिक का आयतन बताओ। भाई प्लास्टिक का जो आयतन है उससे ये बनी हुई तो है, तो हम क्या करेंगे, बाहर के जो आउटर त्रिज्या आ रही है और जो इनर रेडियस आ रही है उन दोनों का अंतर ले लेंगे, और अंतर हमें पता लग ही रहा है कितनी मोटाई है हमारे पास में 3 है, तो उसी के हिसाब से बाहर की त्रिज्या आ गई है और अंदर की त्रिज्या आ गई है। अब मैं आयतन की बात करूं तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई का मान तो हो गया 22/7। अब बाहर वाली त्रिज्या आर, आर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, माइनस अंदर की त्रिज्या 7, 7 का स्क्वायर, और इंटू एच, एच का मान है 49। 7 से कैंसिल हो जाता है 7 बार। देखिए यहां आएगा 22, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो 10 और 7 17, और 10 माइनस 7 3, और इंटू आ गया है हमारे पास में 7। अगर हम यहां से देखते हैं तो पहले ये चेक कर लेते हैं, 7 इंटू 3 21, 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 2 14। भाई सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये जो ऑप्शन है हमारा यूनिट डिजिट 4 नहीं आ रहा होता, इनमें से कोई होता, तो हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते और हमारा आंसर सीधा सीधा आ जाता। हाँ हाँ, बस हम ऐसा कर सकते हैं, हम डिजिटल सम वाला मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन इतनी कोई जरूरत नहीं है, हम कैलकुलेशन आराम से कर ही लेंगे। 17 इंटू 7 होता है 119, और 119 इंटू 3 हो गया है हमारे पास में, तो 119 को 3 से गुना करेंगे तो ये 357 हो जाएगा, उसको हम गुना करेंगे 22 से, तो 22 इंटू 7 154 होता है, बचता है हमारे पास में 15, 22 इंटू 5 110, और 15 165, 165, तो ये 16 आ जाता है हमारे पास में। अब देखिए आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन इस कंडीशन में मैच कर रहा है। वैसे भी आप देखते तो 22 इंटू 3 66, और अपने पास में हमारे पास में ये हो जाता है, फिर से चेक करना पड़ेगा एक बार, 17 इंटू 7 119, 119 को 3 से गुना करेंगे तो 357 इंटू 22, तो 22 इंटू 7 154, बचता है 15, 22 इंटू 5 110, 125, 125 हमारे पास में बचता है, तो 12 आ गया, 66, 66 और 2 68, और 10 78, तो राइट आंसर रहेगा 7854, 7854 ऑप्शन सी। हालांकि 2 डिजिट के बाद ही आ गया था, फिर भी हमने पूरी कैलकुलेशन करके चेक किया है। नाउ 43, देखिए भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसका मान 60 डिग्री पर और इसका 30 डिग्री पर बराबर रहेगा। अब बचा 2 tan स्क्वायर 45, आप जानते हैं tan 45 1 होता है, तो यहां से 2 आ गया और हम कहेंगे इसका आंसर 2 रहेगा। चेक करते हैं, एक दुकानदार 40 रुपए किलो में चीनी बेचता है जिसे उसने 36 के भाव खरीदा था। क्रय मूल्य जिसका 36 है उसे वो बेचता है 40 में, पहली बात। दूसरा फिर कहता है वजन मापने की मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन केवल 800 ग्राम ही था, तो जो सामान 800 ग्राम था उसका दुकानदार ने पैसा लिया है 1 किलो का, तो 800 ग्राम सामान 1 किलो के हिसाब से बेच दिया बेईमानी करके। चेक करते हैं यहां से, ये दोनों गुना होंगे, ये दोनों गुना होंगे, पहले ही कैंसिल कर लेते हैं, दोनों जीरो कैंसिल हो जाती हैं। 8 से ये कैंसिल हो गया है हमारे पास 5 बार, और 2 से ये 5, और 2 से ये 18,
इधर देखें तो 18 बचता है और यहाँ आ जाता है 5 × 5 25। आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसका प्रतिशत लाभ होता है 7 का, कितने पर? 18 पर, और प्रतिशत निकलेगा 100 में से, यही होगा। 2 से आ जाता है 9 और 2 से आ जाता है 50, तो ये आ जाता है 350 डिवाइडेड बाई 9। 9 × 4 36, बस थोड़ा सा कम पड़ गया, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। 9 × 3 27, बचता कितना है हमारे पास? 8। अब 9 × 9 81, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा, मतलब कि आंसर जो है 38.89 में रह जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। कहता है PQR में Q पर इस प्रकार समकोण है, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब आगे कहता है PQR में Q पर समकोण है, तो ये P हो गया है, ये Q हो गया है, और ये R हो गया है। आगे कहता है PQ का मान है x माइनस वाई, तो इसका मान x माइनस वाई है। साथ में कहता है QR की वैल्यू x है, QR की वैल्यू पूरे की x है, ये x आ गया है, और PR की वैल्यू x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। तो यहां तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। साथ में कहता है S QR पर एक बिंदु है, S जो है QR पर एक बिंदु है, इस पॉइंट का नाम S कह दिया, और फिर वो कहता है QS बराबर PQ है, जो QS बराबर है वो PQ के है। तो भाई PQ की लंबाई अगर x माइनस वाई है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहां से यहां तक की लंबाई x माइनस वाई है, तो यहां से यहां तक की क्या होगी? आप कहेंगे y होगी। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो बराबर किसके आना चाहिए? x के आना चाहिए। तो ये x माइनस वाई, तो ये y हो जाएगी। अब आपसे पूछता है कि x और y के किसी भी मान के लिए, x और y के कोई भी मान हो, उसके लिए QS और SR का अनुपात क्या रहेगा? बता देंगे हम। तो अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि सबसे पहले हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस QR जिसका मान x है, x स्क्वायर बराबर होगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के, यही रहेगा। यहां से हमें कुछ डेटा मिलेगा, उसे देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां आएगा माइनस का 2xy, प्लस का आ गया है एक्स स्क्वायर, और साथ में यहां पर आएगा प्लस का 2xy। अगर मैं इसे भी इधर भेज देता हूं तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4xy होगा। एक x से x को कैंसिल कर देते हैं, और यहां से अगर हम इसे लेकर आते हैं तो x अपॉन वाई बराबर आता है 4 अपॉन में 1। x अपॉन वाई बराबर आता है 4 अपॉन में 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसका मान 4 है, इसका मान 1 है। यहां पर इसी तरीके से मैं कहूंगा ये है 4 माइनस 1, टोटल मान कितना हो गया है 3, और y का मान 1 है, तो यहां मान हो गया है 1। ये x माइनस वाई था, 3 हो गया है, और ये y का मान है 1 हो गया है। आपसे यही पूछा है QS अपॉन में SR। QS का मान 3 निकल कर आता है, और SR का मान y हमने माना 1 आता है, और ये हो जाता है 3:1। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा बजाय थर्ड ऑप्शन के। नंबर 46, ये कहता है जनवरी में स्टोर ए और बी द्वारा बेचे गए स्कूटर की कुल संख्या। तो जनवरी में स्टोर ए और बी ने जो स्कूटर की संख्या बेची है, ठीक है, और मार्च में डी और ई ने स्कूटर की संख्या बेची है, उसके बीच का अनुपात। तो भाई जनवरी में ए ने बेचे 212 और बी ने बेचे 168। 68 और 12 हमारे पास में हो जाता है 80, तो ये हो जाता है 380। साथ में कह रहा है मार्च में स्टोर डी और ई, मार्च में डी और ई स्टोर 55 और 45 100 हो गया, 200 और 200 400 और 100 500 का अनुपात हमसे जानना चाहता है। कैंसिल हो गया, यहाँ 19 आ जाएगा और यहाँ पर 25 रहेगा। 19:25 ऑप्शन डी में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि होगा 47, ये कहता है एक आदमी बाइक से एक निश्चित दूरी तय करता है, 25% दूरी को 25 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल दूरी जो है वो 100 है, उसमें से हम मान लेते हैं कि ये 25 किलोमीटर माना,
टोटल डिस्टेंस जो है वो परसेंटेज में इस वजह से 100 मान लिया, तो 25 किलोमीटर तो वो चला 25 किलोमीटर पर आवर से। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। फिर वो कहता है 50% दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से, तो आगे 50% टोटल दूरी 100 मानी, तो 50% दूरी मतलब 50 किलोमीटर, यहां भी चाल रही हो उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 100 में से 25 और 50 75 चल चुका है, तो बची हुई 25 किलोमीटर की वो जो दूरी है उसको वो तय करता है 12.5 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछता है कुल मिलाकर उसकी औसत चाल बताइए। भाई आप जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमने मानी है 100 किलोमीटर। अब टाइम की बात आती है, 25 किलोमीटर 25 से चला 1 घंटा लगा, 50 किलोमीटर 50 की चाल से चलेगा 1 लगेगा, और 25 किलोमीटर चला 12:30 से, तो 12:30 के हिसाब से 25 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगेंगे। 100 किलोमीटर चला 4 घंटे में, तो उसकी औसत चाल निकल कर आएगी 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी औसत चाल हो गई है 25 किलोमीटर पर आवर। नाउ 48, दो संख्याओं का योग है 60, तो a प्लस b का जो मान है वो है 60। साथ में कहता है एचसीएफ और एलसीएम 5 और 60 हैं। आप जानते हैं दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर इसके एचसीएफ और इसके एलसीएम के बराबर होगा, मतलब 300 के। अब आपसे पूछ रहा है तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब रेसिप्रोकल का। संख्या अगर a है तो रेसिप्रोकल 1/a हुआ, संख्या b है तो रेसिप्रोकल 1/b हुआ। इसका मान पूछ रहा है, इसका मतलब a इंटू बी एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी का मान हमें पता ही है 60 है, और a इंटू बी का मान हमें पता लग गया है 300 है। सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/5, और 1/5 सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, ये कहता है 2021 और 22 में, 2021 में और 2022 में 7Ah बैटरियों की संख्या के बीच का अंतर। और यहां देखिए ये जो संख्या है वो सैकड़ा में है, मतलब मल्टीपल ऑफ 100 में है। तो 2021 में 40 बिकी, 40 इंटू 100, और 2022 में 45, तो अंतर कितने का आया, 5 का। इसी तरीके से आया 5 का, और ये संख्या मल्टीपल ऑफ 100 में है, तो मैं कहूंगा 5, और संख्या सैकड़े में है तो अंतर आ जाता है 500, जो कि ऑप्शन डी में है। और आज के पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि इस तरीके से है, कहता है एलसीएम और एचसीएफ 9 और 126 है, इन संख्याओं के बीच का अनुपात है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। आप जानते हैं अगर हम अनुपात को इसके एचसीएफ से गुना कर देते हैं तो हमारे पास में संख्याओं का मान आ जाता है। तो छोटी संख्या तो रहेगी 18 और बड़ी संख्या होगी 63। आपसे पूछा बड़ी संख्या, तो हम कहेंगे आंसर 63 होगा। तो बेटा इस तरीके से हमने जो 5 अक्टूबर को थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था सीपीओ का, इसे सॉल्व किया। और इससे पहले आप जानते हैं 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक जो हर दिन 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, उन सभी 9 पेपर्स को हम आज के पेपर को मिलाकर सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन बच्चों का आने वाला समय में सीपीओ का एग्जाम है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा डेफिनेटली। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी रैंक लेकर आएं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में सॉल्व करके आएं। थैंक यू।